दुनिया के एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर ने एक किताब में लिखा था कि किसी भी क्राइम सीन पर तीन चीज़ें सबसे अहम होती हैं। उस कमरे की फर्श, उसकी दीवारें, उसकी छत। अगर एक काबिल जांचकर्ता या फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन तीन चीज़ों को अपनी पारखी नज़र से देख ले तो शायद दुनिया का कोई भी पेचीदा केस सुलझाया जा सकता है। जापान के एक 30 साल के आम इंसान को शायद इस बात पर पूरा यकीन था। उसने अपनी ज़िंदगी में जो किया, उसकी कहानी सुनकर आज पूरी दुनिया हैरान है। एक क्राइम सीन को उस शख्स ने पूरे 26 सालों तक सिर्फ इसलिए सहेज कर रखा ताकि वो अपनी बीवी के कातिल को ढूंढ सके और उसे कानून के कटघरे में खड़ा कर सके। 1999 में अपनी पत्नी के बेरहम कत्ल के बाद सातोरी तकावा ने अपने 2 साल के मासूम बच्चे के साथ वो फ्लैट तो छोड़ दिया क्योंकि वहाँ उसकी बीवी की यादें और खून बिखरा था, लेकिन उन्होंने मकान मालिक को वो फ्लैट खाली करने से मना कर दिया। सातोरी ने इस बात को तय किया कि इस फ्लैट में कोई दूसरा किराएदार कदम नहीं रखेगा। इसके लिए जाहिर था कि उन्हें हर महीने किराया देना होता। सातोरी ने उसी अपार्टमेंट के पास एक दूसरा घर लिया और अपने बच्चे के साथ रहने लगी। लेकिन जिस फ्लैट में कत्ल हुआ था उसका किराया वो साल दर साल भरते रहे। इन 26 सालों में उन्होंने करीब 22 मिलियन येन यानी भारतीय रुपयों में कहें तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए सिर्फ उस खाली पड़े घर के किराए में फूंक दिए। ना उन्होंने वहाँ कभी सफाई की, ना फर्श पर जमे खून के धब्बों को पोंछा और ना ही किसी मेज या कुर्सी को उसकी जगह से हिलने दिया। सब कुछ वैसा ही था जैसा 13 नवंबर 1999 के दिन था। यह कहानी सेंट्रल जापान के नागोया शहर की है। साल 1999 में यहाँ एक छोटा और खुशहाल परिवार रहता था। सातोरी तकावा, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, एक कंपनी में जॉब करते थे। उनकी 28 साल की पत्नी नामिको तकावा एक हाउसवाइफ थी और उनका एक 2 साल का बेटा था। 13 नवंबर 1999 को सातोरी रोज की तरह सुबह अपने काम पर गए थे। शाम को जब वो थके हारे घर लौटे तो जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खोला उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर के अंदर एक कमरे में उनकी पत्नी नामिको की खून से लथपथ लाश फर्श पर पड़ी थी। उनका गला किसी धारदार चाकू से रेता गया था और सबसे अजीब बात, उनकी लाश के ठीक बगल में उनका 2 साल का बेटा बैठा हुआ था। वो बच्चा पूरी तरह महफूज था, लेकिन वो इतना छोटा था कि ना वो कुछ बोल सकता था और ना ही बता सकता था कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। जापान जैसे देश में इस तरह के मर्डर बड़े दुर्लभ माने जाते हैं, इसलिए नागोया पुलिस पर इस केस को सुलझाने के लिए भारी दबाव था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि घर से कोई भी कीमती सामान लूटा नहीं गया और ना ही नामिको के साथ कोई जबरदस्ती हुई थी। यानी यह कत्ल सिर्फ और सिर्फ आपसी रंजिश या जलन की वजह से किया गया था। शुरुआती जांच में फॉरेंसिक टीम को 2 बेहद अहम सुराग मिले। पहला सुराग था फर्श पर पड़े जूतों के निशान, जो किसी मर्द के नहीं बल्कि एक महिला के थे, जिनका साइज करीब 5 या 5.5 था। दूसरा सुराग था नामिको के खून के साथ मिला हुआ एक दूसरा ब्लड सैंपल। कत्ल के दौरान कातिल का अपना हाथ भी कट गया था और उसका खून फर्श पर गिरा था, जिसका ब्लड ग्रुप बी था। पुलिस को पता चल चुका था कि कातिल कोई महिला है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन 1999 के दौर में डीएनए और फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी आज जितनी एडवांस नहीं थी, इसलिए पुलिस के हाथ खाली ही रहे। 1 महीने बाद पुलिस ने थक हार कर फ्लैट की चाबियां सातोरी को सौंप दी। जैसे ही चाबी मिली, सातोरी ने फैसला किया कि वो इस फ्लैट में कभी कदम नहीं रखेंगे ताकि सबूत खराब ना हो। समय बीतता गया यह केस नागोया पुलिस के इतिहास का सबसे बड़ा कोल्ड केस बन गया। अगले 25-26 सालों में करीब 1 लाख पुलिस वालों ने अलग अलग समय पर इस केस पर काम किया। 5000 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चला। सातोरी का सब्र अब जवाब दे रहा था। उन्होंने खुद नागोया शहर की सड़कों पर, न्यूज़ चैनलों के बाहर और पुलिस थानों के चक्कर काटकर पर्चे बांटने शुरू कर दिए। वो हर किसी से गुहार लगा रहे थे कि किसी को उनकी बीवी के कातिल का सुराग दे दे।
सातोरी के इस दर्द को देखकर नागोया पुलिस ने कातिल पर इनाम भी घोषित कर दिया, लेकिन साल 2025 तक आते आते पुलिस भी इस केस को लगभग भूल चुकी थी। वो 2 साल का मासूम बच्चा अब 24 साल का एक नौजवान बन चुका था, लेकिन इंसाफ का सूरज अब तक नहीं उगा था। फिर आया साल 2025। तारीख थी 30 अक्टूबर। नागोया के एक पुलिस स्टेशन में रोज की तरह काम चल रहा था। तभी एक 69 साल की बुजुर्ग महिला वह दाखिल होती है। वो बेहद शांत कदमों से सीनियर ऑफिसर के केबिन में जाती है और कहती है कि मेरा नाम कुमिको यासुफुकु है और मैं यहाँ सरेंडर करने आई हूँ। 26 साल पहले नामिको तकावा का कत्ल मैंने ही किया था। यह सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिस केस में 1 लाख पुलिस वाले नाकाम रहे, उसका कातिल खुद चलकर थाने आ गया था, लेकिन कानूनन सिर्फ काबुलनामे के दम पर सजा नहीं दी जा सकती थी। पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए थे। जब पुलिस ने 26 साल पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पाया कि 5000 सस्पेक्ट्स की लिस्ट में कुमिको का नाम था, मगर उस दौर की लापरवाही की वजह से पुलिस ने तब इसका डीएनए सैंपल लिया ही नहीं था। अब पुलिस के सामने संकट था कि कत्ल को क्या साबित कैसे किया जाए। तभी अचानक जांच अधिकारी को याद आया कि नामिको का पति सातोरी आज भी उस फ्लैट का किराया दे रहा है और उसने क्राइम सीन को बिल्कुल वैसा ही रखा है। पुलिस ने तुरंत सातोरी को फ़ोन किया और पूछा क्या वो फ्लैट आज भी उसी हालत में है। सातोरी ने कहा हाँ सर, मैंने वहाँ एक दिन का भी नहीं हिलाया। सातोरी को पहली बार लगा कि पिछले 26 सालों से जो 1.25 करोड़ रुपए उन्होंने किराए में दिए वो बेकार नहीं गए। पुलिस की फॉरेंसिक टीम तुरंत कुमिको को लेकर उस बंद पड़े फ्लैट पर पहुंची। दरवाज़ा खुला तो अंदर सब कुछ 1999 की तरह उसी रात जैसा था। आज की आधुनिक डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने फर्श पर जमे हुए उस 26 साल पुराने सूखे खून के कतरों को उठाया जो कातिल का था। जब लैब में कुमिको के डीएनए का मिलान उस खून से किया गया तो वो 100% मैच हो गया। 13 नवंबर 1999 की रात को उस कमरे में कुमिको की मौजूदगी वैज्ञानिक रूप से साबित हो गई और पुलिस ने उसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया। जब सातोरी के सामने कातिल महिला को लाया गया तो सातोरी उसे पहचान नहीं पाए। तब 69 साल की कुमिको ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मौजूद कमरे में मौजूद हर शख्स को कलेजा कांप गया। कुमिको ने कहा सातोरी तुम मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि उस उम्र में मेरा चेहरा बदल दिया है। हम प्राइमरी स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। जब हम 6ठी क्लास में थे तब वैलेंटाइन डे के दिन मैंने तुम्हें एक कार्ड और चॉकलेट देकर अपने प्यार का इजहार किया था। तुम मेरा क्रश थे, लेकिन तुमने मेरे उस प्यार को ठुकरा दिया। वो बात मेरे दिल में एक खंजर की तरह चुभ गई। साल बीते, तुमने शादी कर ली और इस अपार्टमेंट में रहने लगे। जब मुझे पता चला तो मैं पागल हो गई। मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट के ठीक पास एक दूसरा घर किराए पर लिया और रोज़ तुम्हारी खुशहाल फैमिली को देखने लगी। मुझे तुम्हारी बीवी से नफरत होने लगी। मुझे लगा वो मेरे और तुम्हारे बीच की दीवार है। 13 नवंबर को जब तुम ऑफिस में थे मैं तुम्हारे घर गई, नामिको को सब बताया। हमारी लड़ाई हुई और मैंने चाकू से उसका गला काट दिया। कत्ल के बाद मैं सालों तक डर में जीती रही, लेकिन जब मैंने मीडिया में पढ़ा कि तुमने अपनी बीवी के कातिल को पकड़ने के लिए 26 साल से उस घर को किराए पर रखा है और 1.25 करोड़ रुपए लुटा दिए तो मेरे अंदर का गुनाह का एहसास एक कयामत बन गया। तुम्हारी इस सच्ची मोहब्बत ने मुझे तोड़ दिया और आखिरकार मैंने सरेंडर करने का फैसला कर लिया। कुमिको यासुफुकु आज सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सज़ा काट रही है। नवंबर 2025 में अपनी बीवी की मौत के पूरे 26 साल बाद सातोरी तकावा ने आखिरकार उस फ्लैट की चाबियां मकान मालिक को सौंप दी और उस घर को हमेशा के लिए खाली कर दिया। उनका वो लंबा और दर्दनाक इंतजार खत्म हो चुका था। उनकी बीवी का कातिल बेनकाब हो चुका था और उनके बेटे को उसकी मां के हत्यारे का चेहरा मिल चुका था। यह सच्ची घटना हमें सिखाती है कि एक क्राइम सीन की अहमियत क्या होती है। अगर उसे सहेज कर रखा जाए तो वो दशकों बाद भी चीख चीख कर सच उगल सकता है। जैसा कि उस महान इन्वेस्टिगेटर ने कहा था, अगर एक अच्छा पुलिस वाला फर्श, दीवार और छत को ध्यान से देख ले तो कोई भी मुजरिम कानून के हाथों से नहीं बच सकता।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।